ओपन क्लॉ डेली में वापस स्वागत है दोस्तों। मैं नोवा हूं। और मैं एलॉय। नोवा, आपके साथ यहाँ होना बढ़िया है। मैं इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने सुना है कि इस रिलीज में कुछ मजेदार वाकई एक्साइटिंग चीजें आई हैं। सच में आई हैं। वर्जन मार्च 11 2026 आ गया है और सामान्य सुधारों और फिक्सेस के अलावा कुछ ऐसी नई चीजें हैं जिन पर मैं चाहती हूं कि हम ठीक से बात करें। आज हम बिल्कुल नए फ्री मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी आए हैं। कुछ बहुत कूल कम्युनिटी ऑटोमेशन स्टोरीज, नया मल्टी मॉडल मेमोरी फीचर और डेवलपर टूलिंग में सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तैयार हूँ। लेकिन पहले मुझे कहना पड़ेगा, ओपन क्लॉ कम्युनिटी हर बार मुझे हैरान कर देती है। हर हफ्ते मुझे ऐसे ऐसे क्रिएटिव तरीके दिखते हैं जिनसे लोग इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाना एक बात है, लेकिन हजारों क्रिएटिव यूजर्स उससे क्या क्या कर रहे हैं वो देखना बिल्कुल अलग ही लेवल है। इस हफ्ते मैं उस काम का थोड़ा जश्न मनाना चाहती हूँ। बेटर क्लॉ नाम का एक प्रोजेक्ट है जो ओपन क्लॉ ऑटोमेशंस को ट्रैक करता है और उन्होंने हाल ही में टॉप 10 यूज केस रैंक किए हैं जो लोगों का रोजमर्रा में असल समय बचा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ को हाईलाइट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये आपको इंस्पायर करेंगे। सुनाइए। मुझे जिज्ञासा है कि टॉप 10 में कौन कौन से आए। सबसे पहले मॉर्निंग ब्रीफिंग्स। ये सबसे पॉपुलर ऑटोमेशंस में से एक है और सच कहूँ तो जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो यह सबसे ज्यादा समझ में आता है। लोगों ने ओपन क्लॉ सेटअप किया है ताकि हर दिन एक पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग ब्रीफिंग जनरेट हो। यह उनके कैलेंडर से, उनके ईमेल से और जो भी रिलेवेंट न्यूज़ सोर्स उन्होंने कॉन्फ़िगर किए हैं उनसे डेटा खींचता है और फिर सबको मिलाकर एक साफ सुथरा सार बनाता है जिसे वे कॉफ़ी के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये बस आपका कैलेंडर पढ़कर सुना नहीं रहा। ये सच में काम की चीज है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कह सकता है दोपहर 12 बजे सारा के साथ लंच मीटिंग है, लेकिन आपके हाल के ईमेल देखकर लग रहा है कि आपने अभी कंफर्म नहीं किया। यहाँ एक ड्राफ्ट जवाब है जो आप भेज सकते हैं। या इस हफ्ते आपकी बेटी की सॉकर प्रैक्टिस गुरुवार को शिफ्ट हो गई है। मैंने फैमिली कैलेंडर अपडेट कर दिया। इसे कॉन्टेक्स्ट पता होता है, प्रेफरेंसेस पता होती हैं। ये ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, ट्रैफिक चेक कर सकता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक सुपर कम्पिटेंट पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपसे पहले जाग जाए और पहले ही ढेर सारी छोटी चीजें निपटा दे ताकि आपकी सुबह कम अफरातफरी वाली हो। वही तो सपना है। मुझे लगता है हर किसी ने वो हड़बड़ाई हुई सुबहें देखी हैं जब आप दिन समझने के लिए भागदौड़ कर रहे होते हैं। यह कि एक एआई आपके लिए सारी तैयारी कर दे, कुछ लोगों के लिए सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वे कहते हैं कि इससे उनकी सुबह सचमुच बदल जाती है। वे कम घबराए हुए, कम रिएक्टिव और ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। और सच कहूँ तो यही ऑटोमेशन का मकसद होना चाहिए, आपकी मानसिक ऊर्जा उस चीज के लिए बचाना जो वाकई मायने रखती है। ठीक है, लिस्ट में अगला क्या है? दूसरा, ईमेल ट्रायएज। ये बहुत बड़ा है। यह ऑटोमेशन आपके ईमेल अकाउंट से कनेक्ट होता है और एआई एजेंट का इस्तेमाल करके आने वाले मैसेजेस को रियल टाइम में एनालाइज करता है। यह ईमेल्स को कैटेगराइज कर सकता है, जरूरी तत्काल वाले फ्लैग कर सकता है, रूटीन पूछताछ के लिए जवाब ड्राफ्ट कर सकता है और यहाँ तक कि जंक मेल को ऑटोमेटिकली आर्काइव या अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। लेकिन ये अंधाधुंध तो नहीं कर रहा है ना? इसमें कस्टमाइजेशन भी होती होगी। बिल्कुल।
लोगों ने इसे अपने नियमों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी आवाज के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है। कुछ लोग अपने बॉस या क्लाइंट्स से आने वाली किसी भी चीज को हाई प्रायोरिटी फ्लैग करते हैं। कुछ लोग न्यूज़लेटर साइनअप्स या प्रमोशनल ईमेल्स को ऑटो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। कुछ लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग संभालते हैं, ईमेल से डिटेल्स निकालकर कैलेंडर पर टाइम्स प्रस्तावित करते हैं। यही कस्टमाइजेशन इसे पावरफुल बनाती है। तो ये एक वन साइज फिट्स ऑल इनबॉक्स जीरो मशीन नहीं है। ये एक पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी प्रेफरेंसेस सीखता है। बिल्कुल सही। और क्योंकि यह लोकल में चल रहा है, आपका ईमेल डेटा आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता। प्राइवेसी को लेकर जो लोग चिंतित रहते हैं, और सच कहें तो आजकल हम सबको होना चाहिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। प्राइवेसी वाला पहलू बहुत बड़ा है। आपको इतना सारा फायदा मिलता है बिना अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी को सौंपे। यही सही ट्रेड ऑफ है। तीसरा, फैमिली कैलेंडर असिस्टेंट। यह सच में मेरे फेवरेट्स में से एक है क्योंकि यह इतना रिलेटेबल है। परिवारों के कैलेंडर होते हैं, परिवारों के शेड्यूल होते हैं, और परिवार, खासकर बच्चों वाले परिवार, काफी कैओस के साथ चलते हैं। और बताइए, प्रैक्टिस में ये कैसे काम करता है? फैमिली कैलेंडर असिस्टेंट शेयर किए हुए कैलेंडर्स, गूगल कैलेंडर, एप्पल कैलेंडर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, से कनेक्ट होकर एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। यह कॉन्फ्लिक्ट्स चेक कर सकता है, एक्टिविटीज के लिए बेस्ट टाइम सुझा सकता है, आने वाले इवेंट्स की रिमाइंडर्स भेज सकता है, और शेड्यूलिंग का आगे पीछे वाला सारा झंझट भी संभाल सकता है। तो ये असल में परिवार की जिंदगी के सारे मूविंग पीसेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, आपका बच्चा किसी दोस्त को घर बुलाना चाहता है, आपके पार्टनर की वर्क डेडलाइन है, और आपकी जिम सेशन है जिसे आप स्किप नहीं करना चाहते। असिस्टेंट इन सारी कंस्ट्रेंट्स को देखकर कह सकता है, देखिए, शनिवार दोपहर 2 से 4 सबके लिए काम करता है। यह इनवाइट्स भेज सकता है, सबको रिमाइंड कर सकता है, लॉजिस्टिक्स संभाल सकता है, और क्योंकि इसके पास मैसेजिंग एक्सेस भी हो सकती है, यह फैमिली मेंबर्स को सीधे टेक्स्ट या मैसेज भी कर सकता है। फैमिली कोऑर्डिनेशन वाला वो इनविजिबल लेबर एआई संभाल रहा है, काफी कूल है। ये तब तक ट्रिवियल लगता है जब तक आप खुद इसे जी नहीं रहे होते, और फिर समझ आता है कि यह कितना मानसिक बोझ बचाता है। बिल्कुल यही। चौथा, सेल्फ हीलिंग होम सर्वर। ठीक है, ये थोड़े ज्यादा टेक्निकल लोगों के लिए है, लेकिन यह वाकई इम्प्रेसिव है। मैं इंट्रिग्ड हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ हीलिंग का क्या मतलब है? लोग होम सर्वर्स पर ओपनक्लॉ चला रहे हैं। हो सकता है रास्पबेरी पाई हो सकता है घर के किसी कोने में 24/7 चलने वाला मिनी पीसी हो, और उन्होंने इसे अपने होम नेटवर्क और सर्विसेज की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए कॉन्फ़िगर किया है। यानी यह देखना कि कौन सी सर्विस अप है या डाउन, डिस्क स्पेस चेक करना, मेमोरी यूजेज देखना, लॉग्स में खास एरर पैटर्न्स पर नजर रखना। और जब कुछ गलत होता है तो यह एक्शन ले सकता है। जब कुछ गलत होता है तो एआई एक्शन ले सकता है। यह कोई सर्विस रीस्टार्ट कर सकता है, कैश क्लियर कर सकता है, अलर्ट भेज सकता है, यहाँ तक कि लॉग पैटर्न्स के आधार पर इश्यू डायग्नोज करने की कोशिश कर सकता है। सेल्फ हीलिंग का मतलब यह है कि यह सिर्फ इंसान को अलर्ट नहीं कर रहा, यह अपने आप चीजें ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है। जाहिर है आप सेफगार्ड्स और ओवरराइड कंट्रोल्स चाहेंगे, लेकिन होम लैब्स और पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह बेहद काम की चीज है। अगर आप कभी क्रैश्ड सर्विस या फुल डिस्क के साथ उठे हैं जिसे डायग्नोज करने में घंटों लगे, तो आप जानते हैं कि यह क्यों जरूरी है।
बिल्कुल। और यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मैंने कम्युनिटी के एक मेंबर के बारे में सुना जिसे वे फुल स्टैक सेल्फ हीलिंग होम सर्वर कहते हैं, चला रहे हैं। और सच कहूँ तो इसका स्कोप दिमाग उड़ा देता है। ओह, अब तो मैं सच में सुनना चाहता हूँ। वे अपने पर्सनल नॉलेज बेस में 5,000 से ज्यादा नोट्स मैनेज कर रहे हैं। और नहीं, यह टाइपो नहीं है, 5,000। और उनके पास ओपनक्लॉ के ऊपर 15 क्रॉन जॉब्स चल रही हैं। साथ ही 24 कस्टम स्क्रिप्ट्स एक्टिव प्रोडक्शन में हैं। और यह सब फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑटोमेशन के साथ जुड़ा हुआ है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। यह सेटअप कमाल का है। बताइए, प्रैक्टिस में ये कैसे चलता है? हर घंटे एक हेल्थ चेक स्क्रिप्ट चलती है जो उनके सारे क्रिटिकल सर्विसेज को पिंग करती है, रिस्पॉन्स टाइम्स चेक करती है, यह वेरीफाई करती है कि उनका होम मीडिया सर्वर सही से कंटेंट सर्व कर रहा है, यह सुनिश्चित करती है कि वीपीएन कनेक्टेड है, हार्डवेयर पर टेम्परेचर सेंसर्स मॉनिटर करती है, और अगर कुछ भी ऑफ है तो सीवेरिटी के हिसाब से या तो ठीक कर देती है या उन्हें अलर्ट कर देती है। यानी घंटे दर घंटे सब कुछ स्मूथली चलता रहे, इसकी देखरेख। हर दिन एक मॉर्निंग ब्रीफिंग ऑटोमेशन है जो सिस्टम स्टैट्स जोड़ता है, रात में चली किसी भी क्रॉन जॉब के फेल होने की जांच करता है, लॉग्स क्या कह रहे हैं उसका सार बनाता है, डिस्क यूजेज ट्रेंड्स रिव्यू करता है और एक छोटा सा रिपोर्ट बना देता है। इसी समय ईमेल ट्रायएज भी संभालता है, वही ऑटोमेशन जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन सर्वर हेल्थ कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेटेड। तो यह पर्सनल प्रोडक्टिविटी को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ रहा है। यह कॉम्बो बहुत ताकतवर है। और फिर हर हफ्ते एक फुल सिक्योरिटी ऑडिट होता है। यह फेल्ड एसएसएच लॉगिन अटेम्प्ट्स चेक करता है, फायरवॉल रूल्स रिव्यू करता है, वेरीफाई करता है कि उनके सारे कंटेनर्स लेटेस्ट इमेजेस पर चल रहे हैं। यह देखता है कि कोई एक्सपोज्ड पोर्ट ऐसा तो नहीं जो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, किसी भी सस्पिशियस प्रोसेस को स्कैन करता है और एक सिक्योरिटी रिपोर्ट जनरेट करता है। अगर कुछ क्रिटिकल मिलता है तो तुरंत अलर्ट करता है, वरना बस वीकली समरी में शामिल कर देता है। इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि सिस्टम लगभग अपने आप चलता रहता है और वे असल में तभी शामिल होते हैं जब कुछ सच में अनपेक्षित हो जाए। बाकी सब मॉनिटरिंग, डायग्नोसिस, फिक्स की कोशिशें, रिपोर्टिंग सब ऑटोमेटेड है। और क्योंकि यह ओपन क्लॉ पर चल रहा है, एआई अनोमलीज के बारे में रीजन कर सकता है। यह सिर्फ डंब चेक्स नहीं चला रहा। अगर कुछ अजीब लगे तो यह सच में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। यह कह सकता है, यह सर्विस स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है और लॉग पैटर्न भी अजीब है, चलो देखता हूं कि क्या यह पिछले हफ्ते वाले उस दूसरे इश्यू से जुड़ा है। यही फर्क है, सिर्फ स्क्रिप्ट्स के ढेर के बजाय एक एआई एजेंट को आपका सिसएडमिन बनाना। यह कॉन्टेक्स्ट वेयर है, डॉट्स कनेक्ट कर सकता है और नुआंस संभाल सकता है। और ईमानदारी से कहूँ, यही वो चीज है जो मुझे एक्साइट करती है कि यह सब कहाँ जा रहा है। सहमत। कम्युनिटी यूज केस लिस्ट में अगला क्या है? 5वां, रैक के साथ पर्सनल नॉलेज बेस। मुझे लगता है नॉलेज वर्कर्स के लिए यह शायद सबसे पावरफुल है। लोग ओपनक्लॉ की रैक क्षमताओं का उपयोग करके अपने पर्सनल नॉलेज बेस पर एक सेमांटिक सर्च लेयर बना रहे हैं। यह उनके रिसर्च नोट्स हो सकते हैं, राइटिंग ड्राफ्ट्स, कोड रिपोजिटरीज, बुकमार्क किए हुए आर्टिकल्स, जो भी हो। तो यह कीवर्ड सर्च नहीं, यह मतलब समझ रहा है। बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं, वो आर्टिकल कौन सा था जो मैंने असिंक पाइथन पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, और यह उसे ढूंढ लेगा। आप पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च वाली मीटिंग के नोट्स दिखाओ, और वह सामने आ जाएंगे। आप पूछ सकते हैं, रेट लिमिट्स हैंडल करने वाला जो कोड स्निपेट मैंने लिखा था, वो ढूंढो, और वह निकाल देगा।
यह वो चीज है जिसके लिए पहले महंगे एंटरप्राइज टूल्स चाहिए होते थे। यह कि आप यह सब अपने पर्सनल मशीन पर ओपन क्लॉ के साथ कर सकते हैं, सच में ट्रांसफॉर्मेटिव है। सच में है। और हम इसके बारे में नए मल्टी मॉडल मेमोरी फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में और बात करेंगे, जो इसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। वह बाद में एपिसोड में आ रहा है। मैं उसके लिए उत्साहित हूं। ये कम्युनिटी यूज केस वाकई शानदार हैं। टेक्निकली ओपन क्लॉ क्या कर सकता है, यह एक बात है, लेकिन लोग इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखना बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अब चलिए ऐसी चीज की बात करते हैं जो सचमुच कल ही रिलीज हुई और काफी बड़ी बात है। 11 मार्च को, यानी लिटरली कल, जब मैं यह रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओपनराउटर पर 2 बिल्कुल नए फ्री मॉडल्स उपलब्ध हो गए। और जब मैं नए कह रही हूँ, तो मतलब वाकई नए। हंटर अल्फा और हीलर अल्फा। ये स्टेल्थ मॉडल्स हैं, यानी इन्हें बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया। ये हैकर न्यूज के फ्रंट पेज पर नहीं है, लेकिन इनके बारे में जानना वाकई फायदेमंद है। स्टेल्थ मॉडल्स हमेशा मुझे आकर्षित करते हैं। कई बार वे छुपे हुए रत्न निकलते हैं। हंटर अल्फा का क्या सीन है? इसके स्पेक्स पागलपन वाले हैं। 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, 1 मिलियन, मैं फिर से कहती हूँ, 1 मिलियन टोकन्स। रुको, 1 मिलियन? कॉन्टेक्स्ट के लिए ज्यादातर मॉडल्स 32K से 128K के रेंज में चलते हैं। यह तो लगभग 10 गुना हो गया। यह बहुत बड़ा है, और इसे खास तौर पर एजेंटिक यूज केस के लिए बनाया गया है, यानी यह उस तरह की मल्टी स्टेप रीजनिंग और एक्शन टेकिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है जिसे ओपन क्लॉ सक्षम बनाता है। यह एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। तो ये सिर्फ बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं, यह एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए डिजाइन भी किया गया है। बिल्कुल। और असली ट्विस्ट, ये फ्री है। प्रति मिलियन टोकन्स की कीमत $0। यह वैल्यू प्रपोजिशन अविश्वसनीय है। $0? आप अभी ओपन राउटर के जरिए ओपन क्लॉ के साथ इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कोई खर्च नहीं। कुछ भी नहीं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। आप अपने ओपनक्लो इंस्टेंस पर एक हाई कैपेबल एआई चला सकते हैं, और वो भी ऐसी कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ जो ज्यादातर प्रैक्टिकल मामलों में लगभग अनलिमिटेड है। आप इसे पूरा का पूरा कोडबेस दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर को एंड टू एंड रीजन करो। आप 1 साल का बातचीत इतिहास डाल सकते हैं, और यह सब कुछ याद रख सकता है। लंबे समय तक चलने वाले एजेंटिक वर्क फ्लोज के लिए यह गेम चेंजर है। मैं कल्पना कर सकता हूं, कॉम्प्लेक्स डीबगिंग सेशंस या आर्किटेक्चरल प्लानिंग में, जहां आपको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट साथ रखना होता है, या पर्सनल असिस्टेंट्स जो आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद रखें। मिलियन टोकन विंडो क्या संभव है को बदल देती है। बिल्कुल। और फिर हीला अल्फा है, जो फ्री भी है और बहुत दिलचस्प भी। हीलर अल्फा किस चीज में स्पेशल है? यह एक फ्रंटियर ओमनी मॉडल है, मतलब यह विजन, हियरिंग, रीजनिंग और एक्शन सब संभाल सकता है। इसका 262 के कॉन्टेक्स्ट है, जो काफी बड़ा है, और यह एक जनरल पर्पस असिस्टेंट की तरह बनाया गया है जो कई मॉडलिटीज में दुनिया को परसीव कर सके और इंटरैक्ट कर सके। तो ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, यह इमेज देख सकता है, ऑडियो सुन सकता है, दोनों पर रीजन कर सकता है, और फिर एक्शन ले सकता है। विजन मतलब यह इमेजेस देखकर समझ सकता है कि उनमें क्या है। हियरिंग मतलब यह ऑडियो प्रोसेस कर सकता है। और एक्शन मतलब यह सच में चीजें कर सकता है,
कमांड्स एग्जीक्यूट करना, टूल्स कंट्रोल करना, पूरा एजेंटिक स्टैक। और ये सब फ्री। $0। यह वही किस्म का मॉडल है जिसकी कीमत 1 साल पहले बहुत ज्यादा होती, और अब यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके पास ओपनक्लॉ सेटअप और ओपनराउटर अकाउंट है। पावरफुल एआई का बैरियर टू एंट्री लगातार नीचे जा रहा है, और ये मॉडल्स उसका सबूत है। यह कमाल है। लेकिन क्या कोई कैच है? ओपन राउटर पर फ्री एक्सेस मॉडल्स अक्सर टेम्पररी होते हैं, है ना? सावधान रहना सही है। ओपनराउटर पर नए मॉडल्स का फ्री एक्सेस अक्सर अस्थायी होता है। प्रोवाइडर्स अक्सर जब ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो पेड टियर्स पर स्विच कर देते हैं। तो अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो अभी सही समय है। ओपन क्लॉ खोलिए, ओपन राउटर को अपना प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कीजिए और हंटर अल्फा या हीलर अल्फा ट्राई कीजिए। मुझे सच में लगता है आप इम्प्रेस होंगे। मुझे भी पूरा यकीन है। फ्री के लिए ये स्पेक्स जब हैं। ठीक है, अब इस रिलीज के दूसरे बड़े फीचर की बात करते हैं, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यह उस भविष्य का हिस्सा है जिसमें हम अपने डेटा के साथ इंटरैक्ट करेंगे। यह है जेमिनी एम्बेडिंग 2 के साथ मल्टीमॉडल मेमोरी इंडेक्सिंग। मैंने इसके बारे में सुना है। गूगल ने 11 मार्च को जेमिनी एम्बेडिंग 2 अनाउंस किया था, सही? बिल्कुल कल ही। और ओपनक्लॉ टीम ने इसे लगभग तुरंत इंटीग्रेट कर दिया। यह स्पीड वाकई इम्प्रेसिव है, और यह दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जेमिनी एम्बेडिंग 2 है क्या? हम में से जो एम्बेडिंग एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके लिए। बहुत अच्छा सवाल। जेमिनी एम्बेडिंग 2 गूगल का पहला नेटिव मल्टीमॉडल एम्बेडिंग मॉडल है। मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। प्लीज। पहले के एम्बेडिंग मॉडल्स सिर्फ टेक्स्ट ओनली थे। आप टेक्स्ट एम्बेड कर सकते थे, बस। अगर आपको इमेजेस या ऑडियो सर्च करना होता तो आपको कई तरह के जुगाड़ करने पड़ते। पहले ऑडियो को टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करना पड़ता, या अलग इमेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल से कैप्शंस बनवाने पड़ते, और फिर उन कैप्शंस को एम्बेड करना पड़ता। यानी यह मल्टी स्टेप प्रोसेस था, और बीच में इंफॉर्मेशन भी खो जाती थी। बिल्कुल। यह लॉसी था क्योंकि आप रिच मीडिया को टेक्स्ट में कंप्रेस कर रहे थे, और सेटअप करना भी कॉम्प्लेक्स था। जेमिनी एम्बेडिंग 2 अलग है। यह टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स सबको एक ही शेयर किए हुए वेक्टर स्पेस में मैप करता है। रुको, इन सारी मॉडलिटीज को एक ही स्पेस में? यह तो बहुत बड़ा है। ये सारी अलग अलग मॉडलिटीज उसी एक सेमांटिक स्पेस में एनकोड होती हैं, जिसका मतलब है कि आप एक ही क्वेरी से इनके बीच क्रॉस सर्च कर सकते हैं। यह ऑडियो को नेटिवली हैंडल करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप के बिना। इसमें 8192 इनपुट टोकन लिमिट है, जो पिछले लिमिट से 4 गुना है। और बेंचमार्क्स के मुताबिक यह ज्यादातर टास्क्स में Amazon नोवा 2 और वॉयज मल्टीमॉडल 3.5 को बीट करता है। यह एक सीरियस मॉडल है। और अब यह ओपन क्लॉ में उपलब्ध है। सच में। अब आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इसका मतलब क्या है? मैं एक तस्वीर बनाती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। अपनी डिजिटल जिंदगी के बारे में सोचिए। आपके फोन में रिकॉर्ड किए हुए वॉइस नोट्स हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपने किसी दिलचस्प चीज के लिए लिए थे। आपके पास पेपर्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ्स हैं। फोटोज हैं। ढेर सारी मीडिया है जिसमें आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी है, लेकिन वह अलग अलग फॉर्मेट्स और अलग अलग जगहों में फंसी रहती है। बिल्कुल सही। सब कुछ साइलोज में है। मेरी फोटोज मेरे नोट्स से बात नहीं करती,
और नोट्स मेरे डॉक्यूमेंट्स से नहीं। मल्टी मॉडल मेमोरी इंडेक्सिंग के साथ आप अपने ओपनक्लो एजेंट को उस सारे डेटा की तरफ पॉइंट कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि मतलब के आधार पर चीजें ढूंढो, फाइल नेम्स के आधार पर नहीं। कोई ठोस उदाहरण देंगे? जरूर। आप कह सकते हैं, पिछले हफ्ते डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के बारे में जो चीज मैं देख रहा था वो ढूंढो, और आपका एजेंट एक CI/CD कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट भी ढूंढ लेगा और एक वॉइस नोट भी जिसमें आप खुद को डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम समझा रहे थे और आपके नोट्स वाली टेक्स्ट फाइल भी, सब एक साथ। यह समझता है कि ये सब किस बारे में हैं और कीवर्ड्स के बजाय मतलब के आधार पर उन्हें सामने ला सकता है। यह बेहद पावरफुल है। बिल्कुल। आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने फाइल को क्या नाम दिया था। आपको याद नहीं रखना पड़ता कि किस फोल्डर में डाला था। आपको बस यह याद रखना होता है कि वह किस बारे में था और आपका AI असिस्टेंट उसे ढूंढ लेता है। एक और सिनारियो। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको याद है कि कहीं एक रिलेवेंट आर्टिकल देखा था। टाइटल याद नहीं, बुकमार्क कहाँ किया याद नहीं, लेकिन यह याद है कि वह किसी खास टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में था। मल्टी मॉडल मेमोरी के साथ आप एजेंट से पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस हैंडल करने वाला वो आर्टिकल ढूंढो, और यह आपके सेव किए हुए PDFs, बुकमार्क किए हुए वेब पेजेस, आपके बनाए हुए नोट्स, सब में सर्च करके रिलेवेंट रिजल्ट्स वापस ले आएगा। यह ऐसे है जैसे आपके पास एक सर्च इंजन हो जो सच में समझता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, सिर्फ शब्द मैच नहीं करता। यही तो सपना है। ठीक है, लोगों को कौन कौन से टेक्निकल डिटेल्स पता होने चाहिए? ओपनक्लो का इम्प्लीमेंटेशन जेमिनी एम्बेडिंग 2 प्रीव्यू को सपोर्ट करता है और आउटपुट डायमेंशंस कॉन्फ़िगरेबल है। यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि प्रिसिजन और स्टोरेज कॉस्ट के बीच ट्रेड ऑफ होता है। हाई डायमेंशनल वेक्टर्स ज्यादा प्रिसाइज होते हैं लेकिन ज्यादा स्टोरेज लेते हैं। लो डायमेंशनल वेक्टर्स कम प्रिसाइज होते हैं लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। यानी आपके यूज केस के साथ स्केल करता है। जब आप डायमेंशंस बदलते हैं तो ऑटोमेटिक रिंडेक्सिंग भी होती है, इसलिए आपको मैन्युअली अपना इंडेक्स रीबिल्ड नहीं करना पड़ता। और स्ट्रिक्ट फॉलबैक गेटिंग है, मतलब अगर जेमिनी उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम चुपचाप किसी कम कैपेबल विकल्प पर डिग्रेड नहीं करेगा। वह आपको बताएगा कि कुछ गड़बड़ है, बजाय इसके कि बिना बताए क्वालिटी गिरा दे। यह सही फैसला है। आप चाहेंगे कि अगर आपकी सर्च क्वालिटी गिर रही है तो आपको पता चले, न कि बस अचानक खराब रिजल्ट्स मिलें और वजह समझ न आए। मैं भी सहमत हूँ। अब मैं थोड़ा पीछे हटकर यह बात करना चाहती हूँ कि यह टेक्निकल डिटेल से आगे क्यों मायने रखता है। हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां आपका AI असिस्टेंट सिर्फ एक टूल नहीं है जिससे आप बात करते हैं, वह आपकी मेमोरी का एक्सटेंशन बन रहा है। वह वो चीज बन रहा है जो आपके भूले हुए को याद रखे, खोई हुई चीजें ढूंढे और आपकी डिजिटल जिंदगी में डॉट्स कनेक्ट करे। यह एक गहरा बदलाव है। आपका AI आपकी बाहरी मेमोरी बन जाता है। मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स उसी विजन की चाबी हैं। वॉइस नोट्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, सब पर एक ही क्वेरी से सर्च, यही पर्सनल AI का भविष्य है। और यह कोई दूर का भविष्य नहीं है। यह अभी, इसी रिलीज के साथ, ओपनक्लो में मौजूद है। यह उन फीचर्स में से है जो आपको एहसास कराते हैं कि यह स्पेस कितनी तेजी से मूव कर रहा है। 1 साल पहले यह साइंस फिक्शन था। और अब यह ओपनक्लो में बस एक और मंगलवार है। ठीक है,
अब ओलामा की बात करते हैं। यह कम्युनिटी की सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड फीचर्स में से एक रहा है और ओपनक्लो टीम ने इसे बड़े तरीके से डिलीवर किया है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अपडेट क्या है? अब ओलामा के लिए एक पूरा ऑनबोर्डिंग विजार्ड पाथ है। पहले, अगर आप ओपनक्लो के साथ ओलामा इस्तेमाल करना चाहते थे, तो आपको लगभग सब कुछ खुद ही समझना पड़ता था। कम्युनिटी गाइड्स थीं, ब्लॉग पोस्ट्स थीं, लोग dev.to पर ट्यूटोरियल लिख रहे थे और शेयर कर रहे थे। फ्री कोड कैंप पर भी एक गाइड थी, लेकिन कोई ऑफिशियल पाथ नहीं था। मुझे वो कम्युनिटी गाइड्स याद हैं। वे मददगार थीं, लेकिन आपको सच में चाहना पड़ता था कि आप इतना सेटअप झेलें। आपको चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती, तरह-तरह के फ्रिक्शन पॉइंट्स से गुजरना पड़ता, और हाँ, यह किया जा सकता था, लेकिन बिल्कुल स्मूथ नहीं था। कम्युनिटी का रिस्पॉन्स शानदार था। सिर्फ dev.to वाली गाइड के ही हजारों व्यूज हैं, जो बताता है कि कितने लोग यह सब मैन्युअली कर रहे थे। तो अब यह बिल्ट इन और सपोर्टेड है? अब विजार्ड आपके लिए यह सब संभाल लेता है। यह बिल्ट इन है, सपोर्टेड है और फर्स्ट क्लास है। विजार्ड असल में करता क्या है? विजार्ड आपको दो मोड देता है, लोकल और क्लाउड प्लस लोकल। मैं दोनों का मतलब बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यह चॉइस समझना जरूरी है। जरूर। लोकल मोड पूरी तरह ऑफलाइन है। सारा इन्फ्रेंस आपके मशीन पर होता है, उन मॉडल्स के साथ जो आपने ओलामा के जरिए इंस्टॉल किए हैं। इसमें कोई क्लाउड कंपोनेंट नहीं होता। आपका डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर नहीं जाता। यह सबसे प्राइवेट ऑप्शन है और उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें पूरी तरह एयर गैप चाहिए या जो बाहरी सर्विसेज पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। और ट्रेड ऑफ? हार्डवेयर के लिहाज से यह सबसे डिमांडिंग भी है, क्योंकि सब कुछ लोकल पर चल रहा है। समझ में आता है। दूसरा मोड? क्लाउड प्लस लोकल हाइब्रिड अप्रोच है। इसमें आपका लोकल मॉडल कुछ टास्क संभालता है और आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स बाकी। आइडिया यह है कि आप क्विक, सिंपल रिस्पॉन्सेज के लिए लोकल मॉडल इस्तेमाल करें, जहां आपको बस तेज जवाब चाहिए और क्लाउड एपीआई का राउंड ट्रिप नहीं चाहिए, लेकिन भारी रीजनिंग टास्क्स, कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम्स या कुछ भी जहां फ्रंटियर मॉडल की पूरी ताकत चाहिए, वहां आप क्लाउड प्रोवाइडर पर फॉलबैक करें। स्मार्ट। क्विक चीजों के लिए लोकल, हेवी लिफ्टिंग के लिए क्लाउड। विजार्ड यह सब सेटअप कराने में मदद करता है और यह इस बारे में भी स्मार्ट है। सबसे स्मार्ट फीचर्स में से एक, क्लाउड मोड में वह ऐसे मॉडल्स को पुल करना स्किप कर देता है जो आपके पास पहले से हैं। मतलब? मान लीजिए आप क्लाउड प्लस लोकल मोड में हैं और आपने GPT-5 को अपना प्राइमरी मॉडल कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन ऑफलाइन होने पर या क्विक टास्क्स के लिए आप लोकल फॉलबैक भी चाहते हैं। उस फॉलबैक के लिए आपको 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। विजार्ड अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन समझता है और अगर वह समझदारी नहीं है, तो लोकल पूल के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। यह सोच समझकर बना है। यह देखता है कि आप असल में क्या कर रहे हैं और उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है। मकसद फ्रिक्शन कम करना है। और बड़े कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ होस्टेड एआई अभी मोमेंट में है। ओलामा हाल ही में 10 बिलियन पुल्स पार कर गया, जो एक पागलपन वाला नंबर है, और यह दिखाता है कि लोकल एलएलएम कैपेबिलिटीज की कितनी भारी डिमांड है। लोग प्राइवेसी चाहते हैं। लोग कंट्रोल चाहते हैं। लोग एआई को अपने हार्डवेयर पर चलाना चाहते हैं, बिना सब कुछ क्लाउड को भेजे। बिल्कुल। और ओपनक्लो अब इसे पहले से भी आसान बना रहा है। विजार्ड उस फ्रिक्शन को हटाता है जो पहले बहुत से लोगों को रोक रहा था।
अगर आप लोकल मॉडल्स चलाने के बारे में क्यूरियस थे लेकिन सेटअप की जटिलता से बच रहे थे, तो यह आपका निमंत्रण है। यह बिल्ट इन है, सपोर्टेड है और अब फर्स्ट क्लास है। सेल्फ होस्टेड एआई के लिए कंज्यूमर ग्रेड यूएक्स आखिरकार यहाँ है। यह एक बड़ा माइलस्टोन है। सच में है। अब चलिए डेवलपर्स के लिए कुछ खास बात करते हैं। इस रिलीज में एससीपी और आईडी इंटीग्रेशन में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए हैं। डेवलपर फीचर्स के बारे में बताइए। एसीपी सेशंस अब मौजूदा बातचीत को रिज्यूम कर सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाले कोडिंग सेशंस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक तस्वीर बनाती हूँ। ठीक है। आप एक कॉम्प्लेक्स रिफैक्टरिंग पर काम कर रहे हैं। आप कुछ काम के लिए एक सब एजेंट स्पॉन करते हैं। वह अपना काम करता है। हो सकता है कुछ समय तक काम करे, हो सकता है बड़ा हिस्सा पूरा कर दे और फिर आपको कुछ देर के लिए हटना पड़ता है। पहले जब आप वापस आते तो आपको फ्रेश शुरू करना पड़ता। कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट खो जाता। आपको फिर से समझाना पड़ता कि आप क्या कर रहे थे। यह झुंझलाहट भरा था। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सारी मोमेंटम चली जाती थी। अब रेज्यूम सेशनेट के साथ आप सब एजेंट स्पॉन कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, उसे पूरा होने दे सकते हैं और फिर बाद में उसी सेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल स्टेट बना रहता है। आप वर्सेस कोड बंद कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, फिर बाद में वापस आकर बिल्कुल वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां छोड़ा था। मल्टीस्टेप रिफैक्टरिंग या बड़े आर्किटेक्चरल बदलावों वाले वर्कफ्लोज के लिए यह गेम चेंजर है। बिना सब कुछ फिर से समझाए वहीं से उठाना यह बहुत बड़ा है। सेशन रिस्टोर में और भी सुधार आए हैं जो इसे बेहतर बनाते हैं। लोड सेशन पर ट्रांसक्रिप्ट रिप्ले से आप देख सकते हैं कि सेशन में क्या हुआ था जब आप उसे रिज्यूम करते हैं। तो आप कैचअप कर सकते हैं कि एजेंट ने आपके दूर रहने के दौरान क्या किया। इमेज अटैचमेंट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आपका कोई भी विजुअल कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहता है। और एससीपी टूल स्ट्रीमिंग अप फाइल लोकेशन हिंट्स भी शामिल करता है, जिससे रिलेवेंट कोड पर नेविगेट करना आसान होता है। ये सब आईडी इंटीग्रेशन को बेहतर बनाते हैं। चाहे आप कर्सर इस्तेमाल कर रहे हों वर्सेस कोड या जेड, अब एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और छोटा लेकिन उपयोगी एडिशन, अब CLI से लॉन्च किए गए चाइल्ड प्रोसेसेस के एनवायरनमेंट में OpenClaw_CLI सेट होता है। यह छोटा लगता है लेकिन ऑटोमेशन के लिए शायद बहुत काम का होगा। हाँ, खासकर उन स्क्रिप्ट्स के लिए जिन्हें अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिटेक्ट करना होता है। अगर आप OpenClaw के आसपास ऑटोमेशन लिख रहे हैं, तो आप इस वेरिएबल को चेक करके अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप CLI से चल रहे हैं या नहीं। यह डेवलपर्स के लिए एक छोटा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है जो OpenClaw के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। छोटे फीचर्स जो डेवलपर एक्सपीरियंस में बड़े फर्क लाते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और मोबाइल की बात करते हैं। iOS ऐप को इस रिलीज में बड़ा रिफ्रेश मिला है। iOS पर नया क्या है? एक नया वेलकम स्क्रीन है जो आपको लाइव एजेंट ओवरव्यू दिखाता है, यानी एक नज़र में सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ऐप खोलते ही आप देख सकते हैं कि आपके एजेंट्स के साथ क्या चल रहा है। फ्लोटिंग कंट्रोल्स की जगह अब डॉक्ड टूल बार है, जो छोटे स्क्रीन पर काफी बेहतर है। और चैट अब एक सिंथेटिक iOS सेशन के बजाय रिजॉल्व मेन सेशन में खुलती है, मतलब आपका कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट डिवाइसेस के बीच बना रहता है। वो एक लगातार रहने वाली परेशानी थी जिसे अब फिक्स कर दिया गया है। मुझे याद है लोग इस पर शिकायत करते थे। हाँ,
यह एक कॉमन पेन पॉइंट था। अब फिक्स्ड मैकओएस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। अब आप कन्वर्सेशन व्यू से सीधे मॉडल स्विच कर सकते हैं, जो वर्कफ्लो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा है। यह उन फीचर्स में से है जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन असल में आप ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे फंडामेंटली बदल देते हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिस में इसका मतलब है कि आप पूरे सेशन के लिए एक ही मॉडल में लॉक नहीं होते। आप बातचीत के बीच में महसूस कर सकते हैं कि आपका मौजूदा मॉडल या तो ओवरकिल है या अंडर पावर्ड, और बस स्विच कर दें। कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं, नई बातचीत शुरू नहीं, हिस्ट्री कॉपी पेस्ट नहीं। बस दूसरा मॉडल चुनिए और आगे बढ़िए। यही वर्कफ्लो फ्लेक्सिबिलिटी ऐप को एक सिंगल इंटरफेस के बजाय एक पूरा टूलकिट जैसा महसूस कराती है। और यूज केस स्प्लिट भी बहुत इंट्यूटिव है। आपके पास तेज फ्लैश मॉडल, कोई हल्का मॉडल जो बहुत फास्ट हो, क्विक सवालों, सिंपल लुकअप्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क्स के लिए, जहां आपको बस जवाब चाहिए और अभी चाहिए। और फिर आपका हेवी रीजनिंग मॉडल, बड़ा फ्रंटियर मॉडल, सारी सोचने की क्षमता के साथ, जिसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिसीजंस, ट्रिकी कोड डीबगिंग या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करें जहां डीप रीजनिंग फायदा देती है। और अब आप इनके बीच बिना कन्वर्सेशन छोड़े फ्लिप कर सकते हैं। न नया टैब खोलना, न नया कॉन्टेक्स्ट, बस काम के हिसाब से सही टूल चुनिए और चलते रहिए। बिल्कुल यही। और अब थिंकिंग लेवल प्रेफरेंसेस ऐप रीस्टार्ट्स के बाद भी बनी रहती हैं, तो आपको हर सेशन में उन्हें रीसेट नहीं करना पड़ता। देखिए पहले, और मुझे यकीन है आप में से कई ने यह झेला होगा, आप सेशन की शुरुआत में अपनी थिंकिंग प्रेफरेंस सेट करते थे, लेकिन ऐप बंद किया या रिस्टार्ट किया तो वह रीसेट हो जाती थी। यह सच में परेशान करने वाला था। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग हमेशा डीप रीजनिंग ऑन चाहते हैं। कुछ लोग तेज रिस्पॉन्स पसंद करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि एआई जवाब देने से पहले चीजों को ध्यान से सोच ले। और हर एक सेशन में यह सेटिंग फिर से करना एक छोटा सा फ्रिक्शन था जो समय के साथ बड़ा लगने लगता था। यह डील ब्रेकर तो नहीं था, लेकिन उन चीजों में से था जिससे ऐप ऐसा लगता था जैसे वह आपको समझ नहीं रहा। अब थिंकिंग लेवल परसिस्टेंस के साथ आपकी प्रेफरेंस सेव हो जाती है। आप एक बार सेट करते हैं और वह याद रखता है। आप अगले दिन वापस आते हैं, वही रहता है। आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं, वही रहता है। ये वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप तब तक नोटिस नहीं करते जब तक वे गायब न हों, और अब वे गायब नहीं हैं। यह बस काम करता है। और सच में यही सबसे अच्छा फीचर है। और लॉन्च एजेंट रीस्टार्ट हार्डनिंग से मैकओएस पर बैकग्राउंड सर्विस काफी ज्यादा रिलायबल होनी चाहिए। बैकग्राउंड सर्विसेज जो भरोसेमंद तरीके से चलती रहें, वो तो सोने के बराबर है। बिल्कुल। चलिए इस रिलीज की कुछ और चीजों का भी जिक्र कर लेते हैं जो ध्यान देने लायक है। विजार्ड में एक नया ओपन कोड गो प्रोवाइडर है। इसमें क्या बदलाव है? अब जेन और गो को एक ही ओपन कोड सेटअप की तरह ट्रीट किया जाता है, दोनों प्रोफाइल्स के लिए एक ही शेयर किया हुआ की, जिससे कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सिंपल हमेशा बेहतर। दो कीज की जगह एक। सहमत। और हमें 8 मार्च को आए ओपनक्लॉ बैकअप कमांड्स का भी जिक्र करना चाहिए। दो नए कमांड्स हैं, ओपनक्लॉ बैकअप क्रिएट और ओपनक्लॉ बैकअप वेरीफाई। यह उस दर्दनाक अनुभव का फिक्स है जब गेटवे फेल होने पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाती है। बिल्कुल। अगर आपका गेटवे कभी फेल हुआ हो और आपने कॉन्फ़िगरेशन खो दी हो, तो आप जानते हैं
यह कितना दर्द देता है। यह आपके कॉन्फ़िग, स्टेट और वर्कस्पेस का बैकअप बनाता है। मिनिमल बैकअप्स के लिए ओनली कॉन्फ़िग फ्लैग भी है। इसे सेट कर लीजिए। यह इंश्योरेंस है और आसान है। मुझे पता है बैकअप कमांड्स सेक्सी नहीं लगते। ये वो चमकदार नया फीचर नहीं है जो हैकर न्यूज़ के फ्रंट पेज पर जाता है। कोई ट्वीट नहीं कर रहा, वाह, अभी ओपनक्लो बैकअप क्रिएट ट्राई किया, कमाल है। लेकिन बात यह है, हर किसी ने कॉन्फ़िग खोने का अनुभव किया है। यह अगर का सवाल नहीं है, यह कब का सवाल है। हो सकता है आपकी मशीन क्रैश कर जाए। हो सकता है आप अपना ओएस वाइप कर दें और सेटिंग्स एक्सपोर्ट करना भूल जाए। हो सकता है कोई अजीब करप्शन इश्यू हो और अचानक आपका गेटवे स्टार्ट ही न हो। ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन को शुरू से रीबिल्ड करने का दर्द, सारे प्रोवाइडर्स, सारे प्रॉम्प्ट्स, सारे ऑटोमेशंस, वर्कस्पेस सेटअप, वो असल है। यह घंटों का काम है और पूरी तरह रोका जा सकता है। बैकअप कमांड्स वही समस्या सुलझाते हैं। ओपनक्लो बैकअप क्रिएट आपके सब कुछ का लोकल स्टेट आर्काइव बनाता है, आपकी कॉन्फ़िग फाइल्स, आपका स्टेट डेटा और चाहें तो आपका वर्कस्पेस भी, और उसे एक ऐसे पैकेज में बांध देता है जिसे आप बाद में रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर ओपनक्लो बैकअप वेरीफाई वाला हिस्सा, मन की शांति। यह आपके बैकअप की इंटेग्रिटी चेक करता है, सुनिश्चित करता है कि आर्काइव वैलिड है और कंफर्म करता है कि जो कुछ वहां होना चाहिए वह सच में वहां मौजूद है। छोटा फीचर? हाँ, शायद। लेकिन यह वही छोटा फीचर है जो आपको घंटों का दर्द बचा देता है। यह इंश्योरेंस है। और सच में सबसे अच्छे फीचर्स वो होते हैं जिन्हें आप एक बार सेट करें और फिर कभी सोचना न पड़े। यही वो चीज है। कमांड चलाइए, वेरीफाई करिए कि काम करता है और फिर भूल जाइए। अगली बार कुछ गलत होने पर आप खुश होंगे कि आपने यह किया था। बिल्कुल। सेट करो और भूल जाओ। वही तो सपना है। ठीक है, अब समेटते हैं। यह एक बड़ा रिलीज रहा जिसमें ढेर सारी एक्साइटिंग चीजें हैं। आज के एपिसोड से लोगों को क्या टेकवे रखना चाहिए? काफी कुछ है, लेकिन मैं की पॉइंट्स बता देता हूं। पहला, नए फ्री मॉडल्स हंटर अल्फा और हीलर अल्फा वाकई ट्राई करने लायक हैं। 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स और 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, और वो भी फ्री। यह पागलपन है। इसे मिस मत कीजिए। सच में। दूसरा, जेमिनी एम्बेडिंग 2 के साथ मल्टी मॉडल मेमोरी पर्सनल एआई का भविष्य है, और यह अभी यहाँ है। वॉइस नोट्स, स्क्रीनशॉट्स, पीडीएफ्स और टेक्स्ट, सब पर एक ही क्वेरी से सर्च कर पाना, यह बदल देगा कि आप अपनी डिजिटल जिंदगी के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तीसरा, ओलामा विजार्ड लोकल एआई सेटअप को लगभग तुच्छ बना देता है। अगर आप सेल्फ होस्टेड मॉडल्स के बारे में क्यूरियस थे लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से बच रहे थे, तो यह आपका निमंत्रण है। चौथा, एसीपी सेशन रिज्यूम फीचर लंबे समय तक चलने वाले कोडिंग वर्कफ्लोज करने वाले डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है। और कम्युनिटी यूज केस मत भूलिए। लोग ओपनक्लो के साथ अविश्वसनीय ऑटोमेशंस बना रहे हैं और हर हफ्ते मुझे कुछ नया दिखता है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, अरे मुझे भी यह चाहिए। 5000 नोट्स के साथ 15 क्रॉन जॉब्स और 24 कस्टम स्क्रिप्ट संभालने वाला सेल्फ हीलिंग होम सर्वर, ऐसी चीजें आपको एहसास कराती है कि क्या क्या संभव है। हमेशा की तरह, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी सबसे अच्छी जगह है। वहाँ बहुत एंगेज्ड लोग हैं जो मदद करने, कॉन्फ़िग्स शेयर करने
और आइडियाज पर बात करने में खुश होते हैं। लिंक शो नोट्स में है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार मिलते हैं। बाय सबको। कुछ कूल बनाइए। ओपन क्लॉ डेली एपिसोड 12/12/2026।